बच्चे के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। टीचर ने जो किया उससे इंसानियत रो पड़ी। फिर जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आज के समाज की सच्चाई है और हम सब के लिए एक आईना भी। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां सुबह के वक्त एक प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में बच्चों की चहचहट गूंज रही थी। लेकिन कक्षा के एक कोने में 14 साल का विकास चुपचाप अपनी किताब खोले बैठा था। उसके हाथ में मरोड़ा हुआ स्कूल फीस का एक फीस नोटिस था, जिसे वह कई बार छिपाने की कोशिश कर चुका था। क्लास की अध्यापिका सुनीता मैडम जैसे ही अंदर आईं, उनकी नजर सीधे विकास पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे उत्साह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विकास की आंखें बुझी बुझी थीं। सुनीता मैडम पास आईं और धीरे से बोली, विकास बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं देख रही हूं कि तुम पिछले कई दिनों से पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे रहे हो। सब ठीक तो है? विकास ने चुपचाप सिर झुका लिया। सुनीता मैडम को और भी चिंता हुई। उन्होंने उसके हाथ से वो कागज ले लिया। कागज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आखिरी चेतावनी, फीस जमा करो वरना नाम काट दिया जाएगा। सुनीता मैडम ने गहरी सांस ली और तुरंत उसे लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। ऑफिस में बैठी प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में कहा, मैडम, यह कोई नया मामला नहीं है। हमने इसे कई बार नोटिस दिया है। फीस नहीं भरेगा तो स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। और हाँ, अगर आपको इतनी सहानुभूति है तो आप ही इसकी फीस भर दीजिए। यह शब्द सुनकर विकास के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ऑफिस से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा और सुनीता मैडम से लिपट गया और बोला, मैडम, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मां मजदूरी करके किसी तरह से 2 वक्त की रोटी जुटाती है। फीस के पैसे कहां से आएंगे मैडम? क्या अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा? सुनीता मैडम उस छोटे से बच्चे की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत विकास को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बेटा, अब बस रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं समझ गई हूं कि तुम्हारे साथ कितनी बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है, लेकिन घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। विकास अभी भी सुबकते हुए बोला, मैडम, पिताजी के जाने के बाद घर वैसे ही बिखर गया है। मां मजदूरी करके खाना जुटा लेती हैं, लेकिन फीस के पैसे कहां से लाएं? अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरे सपने भी टूट जाएंगे। उसकी मासूमियत और दर्द ने सुनीता मैडम को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस बच्चे को यूं टूटने नहीं देंगी। उन्होंने विकास का हाथ थामा और कहा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूं। मुझे तुम्हारी मां से बात करनी होगी। विकास ने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप मेरे घर चलेंगी? हाँ बेटा, सुनीता मैडम ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर मां से बात करूंगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए। कक्षा खत्म होते ही सुनीता मैडम ने बैग उठाया और विकास को साथ लेकर स्कूल से बाहर निकली। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने जर्जर मकान के सामने पहुंचे। दीवारों पर सीलन, छत से टपकते पानी के निशान और दरवाजे पर टूटा ताला, सब कुछ उस घर की हालत बयान कर रहा था। विकास ने धीरे से दरवाजा खोला और आवाज दी, मां देखो, मैं आ गया। अंदर से एक कमजोर सी महिला बाहर आई। यह थी मीरा देवी, विकास की मां। उन्होंने जैसे ही देखा कि बेटा अपने साथ स्कूल की मैडम को लाया है तो हड़बड़ा गई। अरे बेटा, ये कौन है? सुनीता मैडम ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बहन जी, मैं विकास की क्लास टीचर हूं। आज कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए आपके घर चली आई। मीरा देवी तुरंत संभल गई। टूटी फूटी कुर्सी खींचकर बोली, अरे मैडम जी, हमारा घर तो बहुत साधारण है, मगर आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गिलास पानी और चाय रख दी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनीता मैडम ने उनकी हालत गौर से देखी और धीरे से पूछा, बहन जी, आप अकेली ही सब संभाल रही हैं? मीरा देवी हल्की आवाज में बोली, हाँ मैडम जी, जब तक मेरे पति थे सब ठीक था। तभी विकास को इस अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, पर किस्मत ने सब छीन लिया। उनके गुजर जाने के बाद मैं अकेली रह गई। अब मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो जुटा लेती हूं, लेकिन फीस और बाकी खर्च उठाना मेरे बस में नहीं है। कभी कभी सोचती हूं कि बेटे को स्कूल से निकाल लूं, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर सुनीता मैडम का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने कंगन उतारकर मीरा देवी के हाथों में रख दिए और बोली, बहन जी, इन्हें रख लीजिए।
कल जाकर विकास की फीस भर दीजिए। यह बच्चा बहुत होशियार है, इसे पढ़ने से मत रोकिए। मीरा देवी ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं मैडम जी, मैं आपके गहने कैसे ले सकती हूं? लेकिन सुनीता मैडम ने जिद करते हुए कहा, मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन विकास में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। अगर यह बच्चा पढ़ाई से वंचित हो गया तो मेरा शिक्षक होना ही बेकार हो जाएगा। मीरा देवी ने भींगी आंखों से सुनीता मैडम के दिए हुए कंगन थाम लिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो। इतने दिनों से जो चिंता उनकी छाती पर भारी पत्थर बनकर बैठी थी, वो अचानक हल्की हो गई। उन्होंने कंगन को अपनी आंखों से लगाया और भराई आवाज में बोली, मैडम, मैं नहीं जानती इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। आपने तो मुझे बहन का दर्जा दे दिया। भगवान आपको कभी दुख ना दे। सुनीता मैडम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बहन जी, इसे एहसान मत समझो, यह मेरा कर्तव्य है। विकास में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। इस बच्चे की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। विकास दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नई रोशनी चमक रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन बड़ा होकर मैं जरूर अपनी मैडम का आरण चुकाऊंगा। अगले ही दिन मीरा देवी ने उन कंगनों को गिरवी रखकर विकास की फीस जमा कर दी। यह केवल फीस भरने का मामला नहीं था, बल्कि उसके सपनों को फिर से जिंदा करने का पल था। अब सुनीता मैडम ने विकास पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वो हर रोज उसकी कॉपी चेक करती, सवाल पूछती और उसकी हर छोटी बड़ी गलती सुधारती। जब भी क्लास में कोई मुश्किल सवाल आता, विकास सबसे पहले खड़ा होता और सही जवाब देता। मैडम की आंखों में गर्व की चमक देख वो और भी मेहनत करने लगता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। विकास ने 10वीं पास की। उसकी पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। पिता की कमी ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। 10वीं पास करने के बाद उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बदले में मिलने वाले पैसों से घर के खर्च में थोड़ी राहत मिलने लगी। मीरा देवी बेटे की इस जिम्मेदारी को देखकर भावुक हो जाती। कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, कभी आंखें भरकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे बेटे के पसीने की हर बूंद को सफलता में बदल देना। सुनीता मैडम भी अक्सर उनके घर आती, कभी किताबें लाकर देती, कभी कॉपी किताबें और कभी सिर्फ अपने शब्दों से हौसला बढ़ाती। उनके यह शब्द विकास के लिए दुआ से कम नहीं थे। इंटर तक पहुंचते पहुंचते विकास का आत्मविश्वास और बढ़ गया। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं वकील बनना चाहता हूं, मुझे लोगों की मदद करनी है। जैसे सुनीता मैडम ने हमारी मदद की, वैसे ही मैं भी दूसरों का सहारा बनना चाहता हूं। मीरा देवी ने बेटे की आंखों में चमक देखी और गर्व से बोली, बेटा, मैं गरीब हूं, लेकिन तेरा सपना कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। जितना कर सकती हूं करूंगी, बाकी भगवान और तेरी मेहनत तेरा साथ देंगे। फिर विकास ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। दिन में कॉलेज की क्लासें, रात में ट्यूशन और कभी कभी छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाना उसकी दिनचर्या संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। कॉलेज में उसकी गिनती सबसे होशियार छात्रों में होने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। और फिर वह दिन भी आया जब विकास ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और पहली बार वकील का काला कोट पहना। फिर विकास ने आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आज आपका त्याग सफल हुआ है। वकील का काला कोट पहनने के बाद विकास की जिंदगी सचमुच बदलने लगी। शुरुआती कुछ साल कठिनाई से गुजरे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे उसे एक जाना माना वकील बना दिया। कोर्ट में उसके तर्क इतने सटीक होते कि जज भी उसकी दलीलों की सराहना करते। लोग दूर दूर से उसके पास अपने केस लेकर आने लगे। घर की हालत अब वैसी नहीं रही थी। अब उसने एक छोटा सा पक्का मकान बना लिया था। मीरा देवी की आंखों में अब संतोष की चमक थी। वे अक्सर आस पड़ोस की औरतों से कहती, मेरा बेटा अब बड़ा वकील बन गया है, उसके नाम से लोग हमें पहचानते हैं। उसके मन में हमेशा यही रहता कि यह सब सिर्फ मां और सुनीता मैडम की बदौलत है। इसी बीच एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, अब तू जवान हो गया है तो अब घर में बहू भी आ जानी चाहिए। विकास ने पहले हंसकर टाल दिया, लेकिन आखिरकार मां की जिद के आगे झुकना पड़ा। परिवार और रिश्तेदारों की मदद से उसकी शादी एक सुशील और शिक्षित लड़की काजल से तय हो गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। काजल स्वभाव से सरल और समझदार थी। उसने शादी के बाद न केवल घर संभाला, बल्कि मीरा देवी की सेवा को भी अपना कर्तव्य मान लिया। धीरे धीरे घर में खुशियों की बौछार होने लगी। कुछ सालों बाद विकास और काजल के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ।
उस छोटे बच्चे ने मानो घर में चिराग जला दिया। मीरा देवी उसे गोद में लेकर घंटों खेलती और भगवान को धन्यवाद देती कि उन्होंने उनके बुढ़ापे में यह सुख भी दे दिया। जिंदगी अब पटरी पर थी। विकास का नाम चारों तरफ गूंज रहा था। उसके पास पैसा था, इज्जत थी और खुशहाल परिवार भी। लेकिन इस चमक धमक के बीच कहीं सुनीता मैडम का नाम पीछे छूटता जा रहा था। फिर एक शाम जब विकास ऑफिस से लौटा तो उसने मां को आंगन में अकेले बैठे देखा। विकास ने पास जाकर कहा, मां आप रो क्यों रही हैं? क्या तकलीफ है आपको? मीरा देवी ने धीमी आवाज में कहा। नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं, बस एक बात मन में अटकी है, विकास ने कहा। क्या बात है मां? मीरा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा। बेटा तुझे याद है जब तेरा नाम स्कूल से कटने वाला था तब तेरे लिए अपने गहने गिरवी रखकर सुनीता मैडम खड़ी हुई थी, जिनकी वजह से तू आज इस मुकाम पर है। विकास जैसे एकदम चौंक गया। इतने सालों की भाग दौड़ में उसने सचमुच सुनीता मैडम को याद ही नहीं किया था। मां ने कहा, बेटा मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तू एक बार अपनी सुनीता मैडम से मिल ले। उन्हें दिखा कि उनका विकास कितना बड़ा हो गया है। तेरी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा उनका भी है। विकास चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो मां के पैरों में बैठ गया और बोला, मां आपने सच कहा, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अब और देर नहीं होगी। कल से ही मैं उन्हें ढूंढना शुरू करूंगा। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जिस औरत ने तुझे बेटा समझा उसे आज बेटा बनकर तू गले लगा लेगा तो मेरा दिल तसल्ली पा जाएगा। उस रात विकास देर तक सो नहीं पाया। अतीत की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमती रही। कक्षा का कोना, हाथ में मरोड़ा हुआ फीस नोटिस, प्रिंसिपल का कठोर व्यवहार और फिर सुनीता मैडम की ममता से भरी आंखें। उसके दिल में कृतज्ञता का सैलाब उमड़ पड़ा। अगली सुबह उसने सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया और कहा, मां मैं अब अपनी मैडम को जरूर खोजूंगा। विकास ने मां से वादा तो कर लिया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इतने साल गुजर चुके थे और वो स्कूल बंद हो चुका था। पुराने रिकॉर्ड धूल में दबे पड़े थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सबसे पहले उसी स्कूल पहुंचा जहां कभी उसका बचपन बीता था। वहां ड्यूटी कर रहे एक बूढ़े चौकीदार से उसने सुनीता मैडम के बारे में पूछा। चौकीदार ने सिर खुजाते हुए कहा, बेटा मैं तो बाद में यहां आया हूं, लेकिन पुराने स्टाफ का रिकॉर्ड ऑफिस में पड़ा है, शायद तुम्हें वहीं से कुछ मिल जाए। विकास ने रिकॉर्ड रूम में जाकर पुरानी फाइलें खंगाली। घंटों तलाशने के बाद उसे एक फाइल मिली जिसमें शिक्षकों के पते दर्ज थे। उसमें सुनीता मैडम का नाम देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। वहां 2 पते लिखे थे, एक पुराना, एक नया। वह तुरंत वहां पहुंचा। पहला पता अब खाली पड़ा था, लेकिन दूसरे पते पर जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा टूटा हुआ घर है। दरवाजा खटखटाने पर एक दुबली पतली महिला ने दरवाजा खोला। बाल सफेद हो चुके थे, हाथों में लकड़ी का सहारा था। विकास ने एक नजर देखा और पहचान गया, वो उसकी सुनीता मैडम ही थी। वो तुरंत उनके पैर छूने झुक गया। जया मैडम चौंक गई। बेटा तुम कौन हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? विकास की आंखों से आंसू वह निकले। मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही विकास हूं, आपका छात्र जिसे आपने कंगन देकर पढ़ाई का हक दिलाया था। सुनीता मैडम ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोली, अरे तू वही विकास है, भगवान आज मेरी तपस्या पूरी हुई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास ने घर के भीतर कदम रखा तो उसकी हालत देखकर दिल टूट गया। घर टूटा फूटा था। उसने पूछा, मैडम आप यहां अकेली क्यों? आपके पति सुनीता, मैडम ने धीमी आवाज में बताया, पति के गुजर जाने के बाद देवरों ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस तक गई, लेकिन पैसे वालों ने सबको खरीद लिया। अब मैं अकेली यहीं रह रही हूं। विकास ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैडम अब आपको और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। अब आपका बेटा वकील है, मैं आपका केस लड़ूंगा और आपकी जमीन आपको वापस दिलाऊंगा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद विकास ने कोर्ट में वह केस जीत लिया। सुनीता मैडम की जमीन और हक वापस मिल गए, पर सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह अकेली नहीं रही। विकास उन्हें अपने घर ले आया। मां मीरा देवी ने बहन की तरह उन्हें गले लगाया। काजल ने उनका ख्याल अपनी मां की तरह रखना शुरू किया और विकास के बच्चे उन्हें नानी कहकर बुलाने लगा। अब सुनीता मैडम फिर से हंसने लगी। वह अक्सर विकास से कहती, बेटा मैंने तुम्हें बचपन में पढ़ाया था, लेकिन असली सबक तो तुमने मुझे दिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों,
यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एक शिक्षक का त्याग, एक मां का संघर्ष और एक सच्चे शिष्य की कृतज्ञता मिलकर जिंदगी को नया अर्थ दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अगर हम अपने जीवन में किसी के उपकार को याद रखें और सही समय पर उसका कर्ज चुकाएं, तो समाज और भी सुंदर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी यह सीख एक नई रोशनी ले आए। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।